हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ समय से हम एक सारस की खबर सुन रहे हैं और सारस के प्रोटेक्शन को लेकर के जिस तरह से एक व्यक्ति ने प्रयास किए थे, उसके बाद उस पर कई तरह की राजनीतिक एंगल देखने को मिले और फिर अंत में उस व्यक्ति पर एक रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। इस पूरे विषय के पॉलिटिकल एंगल को छोड़ करके हमारे लिए महत्वपूर्ण ये जानना है कि अगर एक सारस जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, उसके अंतर्गत अगर उसका संरक्षण किया गया था तो किस तरह से वह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है। क्योंकि इस अधिनियम से जुड़े हुए जो भी जीव जंतु हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस अधिनियम से जुड़े हुए सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे में हमारे लिए ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर कोई सवाल बनता है तो एटलीस्ट हम उसकी बारीकियों को समझ पाएं, और अगर एक प्रश्न ये बने कि सजा किस तरह से दी जा सकती है तो सजा के प्रावधानों को भी हम समझ पाएं। टॉपिक है सारस के संरक्षण पर क्या कहता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। साथ ही ये सारस, इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसको भी देखेंगे कि किस सारस की बात की जा रही है, क्योंकि सारस की भी कई प्रजातियां हो सकती है। न्यूज में दिया है आरिफ एंड हिज सारस क्रेन, तो कहा गया है सारस क्रेन व्हाट लॉ इज ही बुक्ड अंडर, व्हाट पेनल्टी ही फेसेस, मतलब उसे किस तरह के कानून के तहत सजा सुनाई जा सकती है या फिर उस पर एफआईआर की जा सकती है और किस तरह की जो पेनल्टीज है उसको भरनी पड़ सकती है। तो चर्चा में क्यों है इस पर थोड़ी सी और बात कर लेंगे, उसके बाद समझेंगे आईयूसीएन की स्थिति क्या है सारस को लेकर के। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या कहता है, अधिनियम के तहत शिकार की परिभाषा क्या है, किस तरह से शिकार को परिभाषित इसमें किया गया है। इसके अलावा सूचीबद्ध इसमें अनुसूचियों का जिक्र है, कितनी अनुसूचियां हैं, कौन कौन सी अनुसूचियां महत्वपूर्ण है, किसमें सजा के प्रावधान है, अनुसूची 4 के तहत क्या नियम है, इस पर भी बात करेंगे। एक निष्कर्ष समझेंगे और एक प्रश्न जो कि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा पहले भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जीएस पेपर 3 वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दोनों ही सेक्शन से जुड़ जाता है। तो चर्चा में इसीलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं आरिफ नाम के व्यक्ति, हालांकि नाम इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो उन पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज कराया गया है और मामला ये था कि उनको एक गांव के अपने क्षेत्र में एक सारस मिला था जिसको कुछ चोट लगी थी, तो उसको उन्होंने अपने पास रखा और उसका इलाज किया। उसके बाद कुछ समय बाद वो दोनों ही एक तरह से दोस्त बन गए और साथ ही रहने लगे। अब इस पर सवाल ये खड़े हुए कि क्या किसी प्रोटेक्टेड एनिमल को या किसी प्रोटेक्टेड बर्ड को अपने साथ रखा जा सकता है। बहरहाल ये प्रश्न फिर बाद में आएगा, अभी के लिए इससे जुड़े हुए जो नियम हैं हम उनको समझेंगे। तो कहा गया है कि इन्होंने अवैध रूप से उसको रखा है और उसकी देखभाल की है। जो सारस है वो आमतौर पर वेटलैंड्स में देखे जाते हैं, यूपी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। इसके अलावा इसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो 152 से 156 सेंटीमीटर के आसपास होती है और ऐसा कहा जा सकता है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा एक तरह से उड़ सकने वाला पक्षी है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। आईयूसीएन में इसको कहाँ रखा है, 2016 के आसपास इसको थ्रेटेंड स्पीशीज के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। नाम है सारस क्रेन या फिर कहे ग्रस या ग्रुस एंटीगोन। ये वल्नरेबल है, याद रखिएगा। अभी के समय आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल रखा गया है और उसकी संख्या में गिरावट भी देखने को मिल रही है। अब आते हैं भारत के अंतर्गत वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम जो पारित किया गया है, वह क्या क्या बातें कहता है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के नाम से हम जानते हैं, 9 सितंबर 1972 की तारीख लिखी हुई है। ये कहता है देश की पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा इसका उद्देश्य वन्य प्राणियों, पक्षियों और जो पादप हैं या पौधे हैं उनके संरक्षण की दिशा में प्रयास करना है और इससे निकलने वाले फिर जो भी विषय होंगे वो इस अधिनियम के अंतर्गत आएंगे। चूंकि उद्देश्य है संरक्षण करना, तो संरक्षण करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाएंगे, इसमें 2 प्रमुख तरीकों की बात की गई है संरक्षण के लिए। पहला तो होगा शिकार पर रोक। अगर हमें किसी भी जीव जंतु को संरक्षित करना है, पहले उसकी हंटिंग रोकनी होगी, क्योंकि अवैध रूप से जो भी शिकार किए जाते हैं किसी भी जीव जंतु की जो संख्या है उसमें तेजी से गिरावट तब आती है। तो इसके लिए हमें पहले शिकार पर रोक लगानी है। दूसरा, उनका जो आवास है उसको सुरक्षित करना है। तो सुरक्षित करने के लिए क्या किया जाएगा, अभयारण्य बनाए जाएंगे, नेशनल पार्क बनाए जाएंगे, जो रिजर्व हैं वो बनाए जाएंगे ताकि उनके निवास स्थान को हम सुरक्षित रख सकें। अब इस अधिनियम के अंतर्गत 1 से लगा करके 6 अनुसूचियां हैं, लेकिन इनमें से 1 से 4 तक की जो अनुसूचियां हैं, 1 से 4, वो किसी भी जीव को संरक्षित करने की बात करती है और
1 से 4 अनुसूची के तहत जो भी जानवर सूचीबद्ध हैं उनका शिकार करने पर रोक लगाई गई है। इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं कि अगर कोई जीव जंतु किसी भयानक रोग से या बीमारी से ग्रसित है, या फिर उससे किसी तरह का खतरा हो सकता है, या फिर मानव जीवन या मानव की संपत्ति को नुकसान हो सकता है, या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान या किसी अन्य तरह के मैनेजमेंट के लिए खतरा है, तो फिर उसको मारा जा सकता है। बाकी अन्य दशाओं में ऐसा नहीं किया जा सकता। इसमें जो अनुसूची 1 के अंतर्गत जीव जंतु शामिल हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। उसी में अगर आप देखेंगे तो चीता और बाघ, ये सभी जीव उसमें आते हैं। अभी हम आगे एक एक करके कुछ जीवों का नाम देख लेंगे। तो मोटे तौर पर यह अधिनियम के तहत अपराध की अगर हम बात करें तो 3 श्रेणियों में विभाजित करता है। पहला, शिकार किया जाना। दूसरा, अनधिकृत रूप से उनके क्षेत्रों में कब्जा किया जाना, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाना और उनका व्यापार किया जाना। तीसरा है उनके संरक्षित क्षेत्रों या आवासों को नष्ट करना। तो अधिनियम बहुत बड़ा है, इसमें काफ़ी सारी बातें हैं, बारीकियां हैं, लेकिन हमारे लिए जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है हम उनकी बात करेंगे। शिकार के लिए धारा 9, 17A और 216 के तहत नियम दिए गए हैं। अगर आप अनधिकृत कब्जा, परिवहन और व्यापार को देखेंगे तो धारा 40, 42, 43, 48, 48A और 49 में इससे जुड़े हुए प्रावधान हैं। संरक्षित क्षेत्रों को अगर नष्ट करने की बात करेंगे तो धारा 27, 29 से 36 और 38 के अंतर्गत प्रावधान आते हैं। अब शिकार की परिभाषा क्या है अधिनियम में? जो शिकार की बात की गई है कि शिकार को प्रतिबंधित किया गया है, तो शिकार में आएगा किसी जंगली या वो बंदी है अगर वो जानवर, तो उसको मारना या जहर देना या ऐसा कोई प्रयास करना। ये धारा 216 के अंतर्गत आता है शिकार। इसके अलावा किसी भी जंगली या बंदी जानवर को पकड़ना, उसको डराना, उसको फंसाना, उसको चलाना या उसको चारा देना भी इसके अंतर्गत आएगा। बंदी जानवर की परिभाषा क्या है? अनुसूची 1 से 4 तक में निर्दिष्ट कोई भी जानवर अगर होगा तो उसको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके अलावा ऐसा जानवर जिसको पकड़ लिया गया है या उसको रखा गया है या वो कैद में है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आ गया है, रखा गया है, जो इस केस से संबंधित हो सकता है। हालांकि अगर इसमें बाद में कोई मामला किसी न्यायालय में चलता है तो देखने को मिल सकता है कि फिर उस पूरी प्रक्रिया को या उस पूरी स्थिति को किस तरह से परिभाषित किया गया है। बहरहाल यहाँ पर ये नियम दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ अनुसूचियों की बात देखें जो भी इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित की गई हैं, तो अनुसूची 1 और 2 के अंतर्गत जो भी जीव हैं उनका संरक्षण बहुत सख्ती से किया जाएगा। उसमें किसी भी तरह की कोई ढील नहीं है। तो उसमें कोई भी जंगली जानवर या बंदी जानवर होगा या उससे प्राप्त कोई उत्पाद होगा, जैसे उनका फर हो सकता है, त्वचा, दांत आदि को धारा 42 के तहत स्वामित्व प्रमाण पत्र के बिना अपने पास नहीं रखा जा सकता। इस बात को याद रखिएगा। यानी अगर स्वामित्व प्रमाण पत्र है तो रख सकते हैं, अगर नहीं है तो धारा 42 कहती है कि कोई भी जंगली जानवर या बंदी जानवर आप अपने पास नहीं रख सकते, ना ही उनका कोई उत्पाद रख सकते हैं। इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे मोर का पंख या फिर बंदी हाथी और से जुड़े हुए कुछ उत्पाद। इसके अलावा इन जानवरों को विरासत के अलावा किसी भी तरह से स्थानांतरित या अधिग्रहित नहीं किया जा सकता। इस बात को भी याद रखना है। ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास पहले से रहे हों तो परिवार में फिर वो स्थानांतरित हो सकते हैं, विरासत के तहत आएगा, लेकिन उसके अलावा इनको नहीं स्थानांतरित किया जा सकता। अनुसूची 1 में ब्लैक बक, ब्लैक नेक्ड क्रेन, हुडेड क्रेन, साइबेरियन व्हाइट क्रेन, वाइल्ड याक, अंडमान वाइल्ड पिग, चीता, बाघ, ये इस तरह के कुछ जीव आते हैं। अनुसूची 2 में देखेंगे तो सामान्य लंगूर, गिरगिट, किंग कोबरा और अन्य। सूची काफ़ी बड़ी है। अनुसूची 3 में देखेंगे तो चीतल, जंगली सुअर, लकड़बग्घा, नीलगाय आदि आती हैं। और अनुसूची 4 में फिर ये सारस क्रेन आएगा जो हमारी न्यूज़ का मुख्य विषय है। तो अनुसूची 4 के तहत इसको संरक्षित किया गया है। क्या नियम है 4 के तहत? देखिए, अनुसूची 3 और अनुसूची 4 यानी इन दोनों के तहत उल्लिखित जो भी प्रजातियां आएंगी वो धारा 44, 48 और 49 के अंतर्गत सुरक्षित होती हैं। इनके शिकार की अनुमति नहीं है, याद रखिएगा, इनका शिकार नहीं किया जा सकता। और बिना लाइसेंस के ट्रॉफी और जानवरों के सामानों के लेन देन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें एक शब्द आपको दिखेगा, ट्रॉफी। ट्रॉफी शब्द असल में संबंधित है किसी भी जानवर के शिकार किए जाने के बाद उसका अगर पूरा शरीर भी हो सकता है, उसका धड़ हो सकता है, सर हो सकता है, तो उसको एक तरीके से ट्रॉफी इसलिए बोलते हैं कि जीत के एक निशानी के रूप में है कि उसका हमने शिकार किया है और शिकार के बाद प्राप्त की गई एक तरह से चीज़ है, इस आधार पर ऐसा कहते हैं। तो ये शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रॉफीज इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। तो उससे संबंधित कोई भी उत्पाद या अन्य तरह का सामान नहीं यहाँ वहाँ दिया जा सकता, बेचा नहीं जा सकता।
इसके अलावा जो खरीद है केवल लाइसेंसधारी द्वारा ही की जा सकती है, जिसके पास लाइसेंस होगा। इसके अलावा वन्यजीवों के परिवहन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और धारा 44 इसकी लाइसेंस जारी करने का प्रावधान करती है कि लाइसेंस अगर किसी व्यक्ति को दिया भी जाएगा, जो भी शर्तें होंगी शर्तों के अधीन होगा और इस धारा 44 के अंतर्गत आएगा। अब अगर कोई ऐसी घटना होती है जहां पर नियमों का उल्लंघन किया गया हो तो दंड के प्रावधान भी इसमें लगाए गए हैं। दंड किस तरह से, धारा 51 में इसका वर्णन है, 3 साल तक की कैद या 25,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन करने पर। इसके अलावा लाइसेंस या परमिट के कोई नियम हो, आदेश हो या कोई शर्तें जो भी बनाई गई हैं उनका उल्लंघन होता है तब भी वो इसके अधीन आएंगे, दंड मिलेगा। इसके अलावा कुछ जानवरों के व्यापार और वाणिज्य पर अलग अलग तरह के दंड भी है, मतलब ऐसा नहीं कि यही है, जो विशेष रूप से जानवरों का जिक्र है उस पर अलग अलग तरह से दंड है। 1972 के अधिनियम में जो संशोधन है वो नया संशोधन किया गया है 2 अगस्त 2022 को अधिनियमित है, लेकिन याद रखिएगा ये संशोधन अभी लागू नहीं हुआ है, अभी तक पुराने ही नियम है, लेकिन जो संशोधन है उसमें कुछ नए नियमों की बात है। जैसे जुर्माना को बढ़ाए जाने की बात कही गई है, 1 लाख रुपए तक किए जाने की बात है। दूसरा, अपराध पहली 2 अनुसूचियों के तहत अगर होगा तो कारावास 3 से 7 साल तक का हो सकता है। कुछ अन्य डिमांड भी इसमें की गई थी कि जो अनुसूचियों की संख्या 6 है उनको कम किया जाए, कुछ 4 तक किया जाए। इसके अलावा उसमें कई सारे भाग शामिल हैं तो कुछ भागों को हटाया जाए, तो इस तरह की कई सारी सिफारिशें इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अब समझें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार किस तरह से नियम बना सकते हैं, इसमें राज्य सरकारों की क्या भूमिका है और केंद्र सरकार की कितनी भूमिका है। तो शुरुआत में जो ये नियम थे ये राज्य सूची का विषय थे, वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित। फिर 1976 में होता है 42वां संविधान संशोधन और फिर यह जो विषय है वन और जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, इस विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाता है। ठीक, समवर्ती सूची का 17A फॉरेस्ट की बात करता है और 17B जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण की बात करता है। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही नियम बना सकते हैं, लेकिन अंत में अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो केंद्र सरकार का नियम यहाँ प्रभावी होगा। हालांकि यहाँ पर राज्य सरकारों को भी कई तरह की शक्तियां दी गई हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 4 राज्य सरकारों को वन्यजीव वार्डन, मानद वन्यजीव वार्डन और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करने की अनुमति देती है और एक मुख्य वन्यजीव वार्डन की भी ये नियुक्ति कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी धारा 6 के अंतर्गत जो राज्य सरकार है वन्य जीवन के लिए एक राज्य बोर्ड का गठन कर सकते हैं। इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष होंगे वन्य और वन्य जीवन के जो प्रभारी मंत्री हैं और इसके सदस्य राज्य विधानमंडल के कम से कम 3 सदस्य होंगे और बढ़ भी सकते हैं। अब राज्य सरकारें किसी भी अनुसूची में या उसमें से किसी प्रविष्टि को जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, किसी दूसरी सूची में भेज सकते हैं, बशर्ते नियम यह है कि यहाँ पर केंद्र सरकार से पूर्व सहमति ली गई हो धारा 61 के अंतर्गत। इसके अलावा लाइसेंस जारी करने के भी प्रावधान किए गए हैं। ये भी प्रावधान है कि कोई अधिकारी अगर कोई मामला आता है तो उसको न्यायालय के समक्ष रख सके, इस तरह के प्रावधान भी हैं। तो लाइसेंस या परमिट के जो प्रावधान हैं धारा 64 में दिए गए हैं। तो ओवरऑल ये विषय अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आने वाले समय में जब कोई प्रश्न फ्रेम होगा तो आपको उन नियमों की बारीकियों के बारे में भी समझना है। ऐसे में अभी अगर हम उस खबर पर चर्चा करें तो उसका आने वाले समय में जिस भी तरह से निराकरण होगा वो हमारे सामने आएगा। उसके बाद कुछ और बारीकियां अगर निकल करके आती हैं, कुछ और व्याख्याएं आती हैं, उन पर भी हम निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे। अब देखिए आज का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सारस क्रेन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में शामिल है। दूसरा, वन और जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण केंद्र सूची का विषय है। आपको ये बताना है इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो कमेंट सेक्शन में आपको इस सवाल का जवाब देना है। आपसे हम मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। आप अपनी राय जरूर लिख सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं और इस प्रोग्राम की PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।